राघव मेहता के हाथ कांप रहे थे। वकील का नोटिस थाम कर रखना मुश्किल हो रहा था। सरकारी आदेश था। अनिल भैया के निर्धन के बाद भैया की चल अचल संपत्ति कानूनन उन्हें मिल जानी थी। उनकी पत्नी पूजा ने पति को विचलित अवस्था में देखा तो फौरन पास आकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इस पर वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप नोटिस को पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। पूजा ने सरसरी निगाह उन कागजों पर डाली और करुण भाव से राघव को निहारा। कुछ देर मौन पसरा रहा। चुप्पी पूजा ने ही तोड़ी। राघव, विवाह से लेकर अब तक भूल से भी अनिल भैया का नाम आपकी ज़बान पर नहीं आया। पापा ने उनके बारे में पूछा तो आप कड़ाई से टाल गए। मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। और अब? राघव फिर भी चुप ही रहे। फिर एक हल्की सी मुस्कान सजाकर वे बोले, तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है। कुछ अंदाजा तो तुमको भी होगा। रिश्तेदारी में कोई शुभ कार्य होता या फिर दुख मनाया जाता तब अनिल भैया की झलक मिल ही जाती। लेकिन मैं उन्हें देखते ही मुंह घुमा लेता। निसंतान भैया कभी हमारे बच्चों के सिर पर स्नेह से हाथ भी न फिरा पाए। जब भाभी का देहांत हुआ तो भी उनसे मिलने नहीं गया था। उनकी गिरती सेहत के बारे में पता था लेकिन उन्हें देखने नहीं गया। वे दोस्तों और नौकरों के रहमो करम पर चलते रहे जबकि उनका छोटा भाई जीवित था। कहते कहते राघव बहुत गंभीर और भावुक हो गए। पत्नी एकटक अपने पति को ही देख रही थी। वे आगे बोले, मैं वसूलों का पक्का हूँ। अनिल भैया की जायदाद का एक पैसा भी नहीं रखूंगा। सब गरीबों में दान कर दूंगा। उन्होंने पाया कि पत्नी की आंखों में इस बात को लेकर कोई आपत्ति न थी। उसे तो बस वह सब कुछ जानना था जो वे सालों तक उससे छिपाते रहे। उन्होंने मेज से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। उनकी आंखें शून्य में टिकी थी। वे धीरे धीरे पुराने समय को जीने लगे। यादें शब्दों का बाना पहनकर जीवंत हो उठा। तब मेरी बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। रमा भी मेरी ब्रांच में थी। हमारी नियुक्ति साथ ही हुई थी। कहानी आरंभ होते ही उसकी संभावित नायिका रमा अस्तित्व में आ गई थी। पूजा की मुख मुद्रा कठोर हो चली। फिर भी न जाने क्यों राघव की व्यग्रता उसे उग्र होने से रोक रही थी। राघव बोले, अपने संग काम करने वालों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई लेकिन रमा सबसे खिंची खिंची रहती। उसने खुद को किसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा में बांध रखा था। उसका गहन गंभीर व्यक्तित्व मेरे लिए एक पहेली था जो मुझे जिज्ञासा से भर देता। ऑफिस में अलग थलग पड़ जाने के कारण वह अक्सर गॉसिप के निशाने पर आ जाती। इतना कहने के बाद उन्होंने निश्वास लेते हुए पत्नी को देखा। वह आगे की बात सुनने को आतुर थी। राघव की आंखों में एक विचित्र सी चमक आ गई। वहाँ एक शोभा नाम की असिस्टेंट थी जो बताती रहती कि रमा के घर में उसकी पागल बहन है और रमा भी कुछ कुछ वैसी ही। पूजा ने पति पर गहरी दृष्टि डाली पर वे तो कहीं और देख रहे थे। कुछ खोए खोए से अतीत की बंद परतें खुलती चली गई। मेरा और उसका काउंटर पास पास था। वह मुझसे व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखती लेकिन साथ साथ चाय पीते हुए औपचारिक बातें करते हुए कब हम एक दूसरे के करीब आ गए पता ही न चला। पूजा ने स्वयं को नियंत्रण किया। राघव की चोर निगाहें उन्हें ही घूर रही थी। पत्नी की तरफ से आश्वस्त होकर पति ने आगे कहना शुरू किया, बात शादी तक पहुंच गई। रमा माता पिता से मिलाने मुझे अपने घर ले गई। बोलते हुए उन्होंने सहम कर पूजा को पुनः देखा। वह विकल दिखी किंतु आक्रामक नहीं। राघव आगे बढ़े। बैठक में मंद रोशनी वाले वॉल लैंप पर क्रोशिया नुमा कवर, उससे छितराता हुआ परछाइयों का जाल, बेमतलब की चल रहा टीवी और डाइनिंग व ड्राइंग रूम के बीच एक पारदर्शी पर्दा। पर्दे के दूसरी तरफ कोई बुत बनी स्त्री। हम लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। रमा के इशारे पर नौकर उसके पिता कैलाश सिंह को बुला लाया। कैलाश अंकल व्यवहारिक इंसान लगे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि पर्दे के पीछे वाले बुत में हलचल सी हुई और एक अस्त व्यस्त सी स्त्री हमारे सामने आ खड़ी हुई। मुझ पर उंगली तानते हुए बोली, तुम कौन, जाओ यहाँ से जाओ। उसके वाक्य टूटे फूटे थे और वह मुश्किल से अपनी बात कह पा रही थी। सुनीता, जरा इधर आइए, बड़की मेहमान को परेशान कर रही है। बौखलाई हुई सी सुनीता आंटी वहां आई और बड़की को खींच कर ले जाने लगी। मेरे अभिवादन करने पर वे पानी पानी हो गई। बड़ी बेटी की दशा ने उन्हें भी अछूता न छोड़ा था। कैलाश अंकल ने मुझे आश्वस्त करने का प्रयास किया, यह कि धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी मुझे जानने लगेगी और फिर बेअदबी नहीं करेगी। बाद में रमा से पता चला कि बड़की लगभग पत्थर बन चुकी है। कोई भी संवेदना, कोई भी अनुभूति उसे छू नहीं पाती। जब आंटी उसे नहलाने धुलाने, कपड़े पहनाने और खाना खिलाने के उपक्रम करती है, उसके हाथों धुन दी जाती है। उसकी थमी हुई बदनुमा जिंदगी में हलचल बनी रहे, इस वास्ते उसे ड्राइंग और डाइनिंग रूम की बेंच पर पर्दे के पीछे बैठा दिया जाता। टीवी भी चलता ही रहता। उधर से वह
यदा-कदा परिचितों को आते-जाते देखती और उचटती हुई नज़र टेलीविज़न पर भी डाल लिया करती। वह किसी भी अपरिचित विशेषकर पुरुष को देखकर भड़क उठती है। अपने पिता, घर के पुराने नौकर, रामू काका और जान-पहचान वाले पुरुषों के अलावा कोई भी दूसरा उसे दुश्मन जान पड़ता है। कभी यही बड़की बहुत वाचाल और चंचल थी, स्मार्ट और फैशन पस्त थी, पढ़ाई में अव्वल, देखने-सुनने में आकर्षक और स्कूली गतिविधियों में भी आगे। अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच खासी लोकप्रिय। तेजी से बोलते हुए राघव की सांस उखड़ने लगी। पूजा ने जग लेकर पानी का गिलास भरा और चुपचाप उनकी तरफ बढ़ा दिया। पूजा ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। लगता है आप अपनी बीपी की दवा लेना भूल गए हैं, मैं ले आती हूँ। बोलकर वे उठने लगी तो पति ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और इशारे से जता दिया कि वे दवाई ले चुके थे। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर थोड़ी देर बाद वे अखबार में डूब गए और पूजा घरेलू क्रियाकलापों में। शाम की चाय के समय वे फिर आमने-सामने थे। राघव ने कहा, पूजा, आज रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन क्यों राघव? मैंने चाप को मैरिनेट भी कर लिया है। आज के मेन्यू में सोया चाप की सब्जी है ना? राघव फीकी हंसी हंसे और बोल उठे, हाँ बाबा, याद है, लेकिन तुमसे जो कहना था वो अभी भी अधूरा है। बुलबुलाहट तुम्हारे अंदर है और मेरे अंदर भी, तो क्यों न कह सुनकर प्रकरण को यहीं ख़त्म किया जाए। रसोई में जाओगी तो कुछ बता भी न सकूंगा। पत्नी से मुख सहमति मिल गई। उन्होंने ऑनलाइन निर्देश देकर भोजन मंगवा लिया। वे उठे, खिड़की को बंद किया और बल्ब जला दिया। हाँ तो मैं कहाँ था? वे अभी भी अनमने ही जान पड़ते थे। मैंने बताया था कि कैसे रमा से मेरा संपर्क हुआ और हमारा संबंध प्रगाढ़ बना। कहते कहते वे झेप गए, किंतु इस बार पत्नी के चेहरे को पढ़ने की चेष्टा नहीं की। मैं मुंबई में था, अनिल भैया और सिया भाभी जयपुर में। भैया ही मेरे आदर्श थे। भैया अपने समय के नामी वकील। बाबूजी के देहांत के बाद उन्होंने ही मुझे और माँ को संभाला था। माँ के जाने के बाद तो मैं पूरी तरह उन्हीं के भरोसे था। रमा के साथ विवाह की सहमति लेने मैं जयपुर गया। वैसे भी भैया और भाभी से मिले महीनों बीत गए थे। जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार होकर मैं मानो हवा की सवारी कर रहा था। मन बलियो उछल रहा था, किंतु भीतर एक संग्राम छिड़ा था। अनेक प्रश्न, कैसे वे लोग रमा के बारे में पूछेंगे और मैं कैसे उनको जवाब दूंगा? उन्हें कैसे बताऊंगा कि मेरी प्रेयसी पर एक पगली बहन का दायित्व भी है? इस बात को लेकर भैया भाभी ने आनाकानी की तो रमा को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह तो आंख बूंद कर मुझ पर विश्वास करती थी, अपने परिवार की गोपनीय बातें मुझसे साझा करने लगी थी। इसी से उसने बड़की के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। यह कि वह बहुत खिलदंडी थी, अपने को किसी लड़के से कम नहीं आंकती थी। दादी उसको समझाती कि वह लड़की की तरह सील संकोच ओढ़े रहे, लेकिन पूजा की बेचैनी चरम पर थी। उसका मूल-जोल लड़कों से था। उसके साथ उठना-बैठना, पढ़ाई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और यदाकदा टिफ़िन शेयर करना। उसकी सहेलियाँ भी थीं, किंतु वह उनकी सोच को संकुचित पाती। एक दिन वह स्कूल से नहीं लौटी। परिवार वाले हैरान थे और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने ही वाले थे कि वह बदहवास सी घर पहुंची। उसकी कमीज की बाँह फटी थी, सिर से खून निकल रहा था और घुटने छिले हुए। दादी ने अनहोनी के निशान देख लिए थे और वे उसे रह-रह कर कोसने लगी। माँ-बाप से मिली छूट का नतीजा। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब